हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 3 और ये आपकी क्लास नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 के कंटिन्यूशन में है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो क्लास नंबर 1 में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 सेक्टर इकनॉमी में हमने हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को देती है और किस तरीके से फर्म्स उन सर्विसेज का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद जब वो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर लेता है तो उनकी इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होने के बाद जो पैसा फर्म कमाती है वही हाउस होल्ड जो सर्विसेज देता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और फिर जब हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंच जाता है फर्म से, तो हाउस होल्ड क्या करती है, उस पैसे को दोबारा से फर्म्स के गुड्स और सर्विसेज पे ही कंजम्पशन कर देती है। तो हमने वहाँ पर हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर इकनॉमी प्लस 3 फेसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमने 3 फेसेस पढ़े थे इकोनॉमी के। फिर उसके बाद हमने क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा था आपका डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। तो आप 2 सेक्टर इकोनॉमी को थोड़ा ध्यान में रखकर समझने की कोशिश करना कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। देखिए, रियल फ्लो का मतलब ये होता है कि जब हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज प्रोड्यूसर के पास जाती है, फर्म के पास जाती है, और प्रोड्यूसर अपनी गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फिज़िकल फॉर्म्स में जो सप्लाई होती है, फिज़िकल फॉर्म ऑफ सप्लाई जब की जाती है तो उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये है फिज़िकल फॉर्म, और गुड्स और सर्विसेज भी क्या है, फिज़िकल फॉर्म। तो जब हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के पास फिज़िकल फॉर्म में जो चीज़ सप्लाई होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रियल फ्लो। तो विच शोज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज का जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में जब एक्सचेंज होता है सर्विसेज का, तो वो हमारा रियल फ्लो कहलाता है। हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हाउस होल्ड में मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, कोई एक पर्सनल है, एम्प्लॉई है, कोई एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो वो पर्सन कहाँ हो गया, हाउस होल्ड में। उसने फर्म को क्या दी, सर्विसेज दी। फर्म ने उस सर्विसेज के बदले में उसको क्या पे की, सैलरी पे की। तो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज दे रहा है और प्रोड्यूसर उस सर्विसेज को इस्तेमाल करके हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो जब वो वापस घर जाएगा तो उसी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स ही तो खरीदेगा। तो इसीलिए हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोड्यूसर को देता है और प्रोड्यूसर वही सर्विसेज के यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को देता है। तो वो हमारा रियल फ्लो कहलाता है। अगला है हमारा मॉनेटरी फ्लो, मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब ये होता है कि जब हाउस होल्ड के पास प्रोड्यूसर के पास से पैसा आता है, मतलब जब लेबर फर्म में काम करेगी और फर्म लेबर को पैसे देगी, तो वो एक मनी का ट्रांसफ़र हो गया। फिर लेबर उसी पैसे से क्या करेगी, मार्केट में जाके प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करेगी। तो जब हाउस होल्ड के पास प्रोड्यूसर सेक्टर से पैसा आता है और हाउस होल्ड सेक्टर उसी पैसे को जब प्रोड्यूसर के बनाए गए गुड्स पे पैसा खर्च करता है, तो यहाँ पर मनी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। पहले प्रोड्यूसर से मनी किसके पास गई, हाउस होल्ड के पास। फिर हाउस होल्ड ने उस मनी को क्या किया, प्रोड्यूसर को के गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट की। तो इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो, मॉनेटरी सर्कुलेशन फ्लो, मॉनेटरी सर्कुलर फ्लो विच शोज़ द फ्लो ऑफ मनी एंड इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। इसको हम बोलते हैं मनी और इनकम फ्लो। एक तरफ हाउस होल्ड को इनकम की फॉर्म में मनी मिल रही है, फिर हाउस होल्ड उसी इनकम की फॉर्म में क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कंजम्पशन कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एक डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 3 में। जब चैप्टर नंबर 3 में आप चैप्टर नंबर 3 आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में जब आप पहुंचेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 में वहाँ पर आपको एक नेशनल इनकम मेज़रमेंट का चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 में। तो वहाँ पर जब आप नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि हमने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो वहाँ पर चैप्टर 1 का एक आइडिया लेना पड़ेगा। तो मैं चैप्टर नंबर 4 की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प अभी कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो बेसिकली बनाई गई है जीडीपी को समझने के लिए कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि विद इन द कंट्री, डोमेस्टिकली कंट्री में टोटल जो आउटपुट है, पूरी कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है कंट्री में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। पूरे एक साल में आप ये एग्जांपल लेके चलो कि पूरे एक साल में कंट्री के टोटल प्रोड्यूसर ने कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है। उस टोटल आउटपुट से ना 2-3 बातें निकल के आ जाती हैं। वो टोटल आउटपुट हमें ये बताता है कि कंट्री में कितना आउटपुट हुआ, और उस आउटपुट के पैरेलल ये आइडिया लग जाता है कि हाँ कंट्री में अगर इतना आउटपुट हुआ है तो इतनी इनकम तो आई होगी। अगर कोई भी टोटल कंट्री में जो प्रोड्यूसर है जब वो गुड्स बनाएंगे तो गुड्स के बराबर वो पैसा कमाएंगे, जितना गुड्स बनाएंगे तो उसके बराबर पैसा कमाएंगे, तो इसका मतलब कंट्री में इनकम जनरेट होगी, और उसी इनकम से क्या होगा, कंट्री में कंजम्पशन होगा। अब जब कंट्री में टोटल प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उससे कंट्री को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जीडीपी पे ज़्यादा, गवर्नमेंट जो होती है वो जीडीपी पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि जीडीपी ही कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बताती है कि कंट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर जीडीपी कंट्री की बढ़ रही है, अगर जैसे कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये होता है कि कंट्री में आउटपुट बढ़ रहा है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसीलिए जीडीपी ही एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। अगर जीडीपी गिर रही है तो समझ लीजिए प्रोडक्शन कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है या इनकम गिर रही है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसी के को बेस बनाकर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो डायग्राम होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो हमारा ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का क्या हमारे पास एक ही मेथड होता है कैलकुलेट करने का, या हमारे पास कई और मेथड भी होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि देश की जीडीपी या देश की नेशनल इनकम को, कंट्री की नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, पहला सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड, और उस सेक्टर में क्या क्या होता है, लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, एंटरप्राइजेज होती है। ये चारों चीज़ें एक फर्म को चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। और फर्म की शुरुआत कौन करता है, एंटरप्राइजेज। कैसे करता है, कैपिटल लगा के। और किसकी ज़रूरत पड़ती है उसको, लेबर की और लैंड की। हालांकि इसमें और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन चारों एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये चार चीज़ें एक फ़र्म को चाहिए और हाउस होल्ड ने वो चीज़ें फ़र्म को प्रोवाइड कर दी। जैसे ये ब्लू एरो जा रहा है ऊपर, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ देखना, हाउस होल्ड से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है वहाँ पर फोकस करना, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है और फैक्टर ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ है। तो वहाँ से हाउस होल्ड ने ये सर्विसेज फर्म को दी। ठीक है, हाउस होल्ड में हम जैसे लोग आते हैं। तो ये सर्विसेज फर्म के पास पहुंची। अब फर्म ने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस का यूज़ करके क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो टोटल गुड्स फर्म ने प्रोड्यूस की, यहाँ पर फर्म्स का मतलब जो है वो टोटल कंट्री के सारे प्रोड्यूसर से है। जो कंट्री में टोटल प्रोड्यूसर्स हैं ये उनसे मतलब है फर्म्स का। तो जितने भी कंट्री में टोटल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लिया, और हमने उसको कैलकुलेट किया तो टोटल आउटपुट कंट्री में हुआ 5 लाख रुपये का। अब ये टोटल आउटपुट का मतलब ये है कि इतना हमारी कंट्री की जीडीपी है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, वो जीडीपी से ही कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो जीडीपी जो है वो हमारी कंट्री के आउटपुट को बताती है कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन चल रहा है, और उसी प्रोडक्शन के हिसाब से हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं वो बात की बात है। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि कंट्री में आउटपुट कितना हो रहा है। तो कितना आउटपुट हुआ, 5 लाख रुपए का, और इसे हम फेस 1 बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। यहीं से कंट्री में इनकम का जनरेशन होता है। अब मान लीजिए 5 लाख रुपए का फर्म के पास इनकम का जनरेशन हो गया, क्योंकि आउटपुट जब कंपनी सेल करेगी तो इनकम जनरेट होगी। अब मान लीजिए फर्म के पास पैसा आ गया, तो फर्म क्या करेगी, उस इनकम को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो हमारा फेस सेकंड है, हालांकि यहाँ मैंने गलती से फेज 3 लिखा हुआ है, ये फेज सेकंड है। तो हमारा फेज सेकंड स्टार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये ध्यान रखना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने ये फेज लिखा हुआ है ये 3rd नहीं, ये सेकंड है। तो यहाँ से फेज सेकंड हमारा स्टार्ट होगा, फेज 1 के बाद फेज 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जो फर्म के पास 5 लाख रुपये आएंगे, फर्म क्या करेगी, उस 5 लाख रुपये को जिनसे उसने सर्विसेज लिए अपने प्रोडक्शन करने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखो लिख रखा है, 50,000 रुपये उसने लैंड के दे दिए, रेंट के। लेबर को दे दिया उसने 1.5 लाख रुपये वेजेस का, 1,20,000 रुपये कैपिटल का दे दिया, इंटरेस्ट का, और 1,80,000 रुपये इंटरप्राइजेस को दे दिया, किस चीज़ का, प्रॉफिट का। 50,000 रुपये ये रेंट के हैं, 1.5 लाख रुपये वेजेस के हैं, 1,20,000 रुपये इंटरेस्ट के हैं, और 1,80,000 रुपये प्रॉफिट के हैं। अगर आप इन चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया 5 लाख रुपये का, इनको अगर आप प्लस करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज जिनके
पास ये पैसा पहुंचा है, तो उसका टोटल भी आपका कितना निकल के आएगा, 5 लाख रुपए। इसका मतलब चाहे आप आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी को देख लो, चाहे आप टोटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी को देख लो, दोनों ही वैल्यू देखो आपको बराबर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जीडीपी टोटल आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 लाख है और टोटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 लाख है। चलिए अब मान लीजिए उसके बाद हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, उस पैसे को घर में तो रखेगा नहीं, हाउस होल्ड क्या करेगा, फेज़ 3 में आएगा। फेज़ 3 का मतलब होता है पैसों को खर्च करना जो हाउस होल्ड ने कमाया है। अब हाउस होल्ड उन पैसों को कहाँ खर्च करेगा, जितना भी कंट्री में फर्म ने प्रोडक्शन किया है, दाल का, चावल का, साबुन का या पेस्ट का या रिफाइंड ऑयल का, जो भी चीज़ें उसने बनाई हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, किराने का सामान हो गया, कपड़े हो गए, बाइक, स्कूटर, गाड़ियाँ वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च होगा। तो उसे हम बोलते हैं फेज़ 3 डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इनकम को डिस्पोज करना, ख़त्म करना, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड के पास जो 5 लाख रुपए वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या वो जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि आपने मान लीजिए सारा का सारा जो पैसा कमाया वो खर्च कर दिया, तो मान लीजिए फिर टोटल कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका, 5 लाख रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरा पैसा खर्च कर दिया होगा। अभी फ़िलहाल एक एग्जांपल लीजिए कि आपने जितना पैसा कमाया वो सारा आपने खर्च कर दिया, सामान ले आए घर का, सब कुछ खर्च कर दिया जहाँ जहाँ आपने खर्च करना था। तो टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो टोटल कंजम्पशन अगर 5 लाख रुपए हो तो कंट्री की जो जीडीपी है वो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि कंट्री में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो भी एक जीडीपी को समझने का एक एंगल है। तो टोटल कंजम्पशन हुआ 5 लाख रुपए। तो जीडीपी पहले हमारे आउटपुट के हिसाब से 5 लाख थी, इनकम के हिसाब से 5 लाख थी, तो कंजम्पशन के हिसाब से भी कितनी होगी, 5 लाख रुपए की। तो जीडीपी को समझने के हमारे पास कैलकुलेट करने के, मेजरमेंट करने के कितने तरीके हो गए, एक टोटल आउटपुट मेथड, एक आपका इनकम मेथड और एक कंजम्पशन मेथड। तीनों मेथड से हमारी वैल्यूएशन सेम निकल के आएगी। अब आ जाते हैं एक एक्सेप्शनल केसेस पर। मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम कंजम्पशन करते हैं तो कंजम्पशन एक होता है फुल कंजम्पशन। फुल कंजम्पशन का मतलब जितना पैसा आपके पास था वो सारा का सारा जो आपने कमाया था वो खर्च कर दिया, तो आपको फुल कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी। अब जीडीपी में अगर आपको मान लीजिए अगर आपने कंजम्पशन पार्शियल किया है, पार्शियल कंजम्पशन का मतलब होता है या तो हम कंजम्पशन थोड़ा बहुत करेंगे और थोड़ा बहुत पैसे को बचा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं C+S। C+S का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। या फिर हम क्या करेंगे, कंजम्पशन थोड़ा बहुत कंजम्पशन करके बाकी पैसा हम फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे कंट्री में, उसको बोलते हैं C+I। तो C+S मान लीजिए 4+1 लाख, तो भी आपका 5 लाख टोटल बैठेगा। भाई सेविंग अगर मान लो मैंने कंजम्पशन किया और मैं कंजम्पशन के साथ सेविंग जोड़ दूँ तो जीडीपी निकल के आ जाएगी। मान लीजिए कंजम्पशन आपने 4 लाख का किया, तो हम क्या करेंगे, कंट्री में सेविंग देखेंगे कि कंट्री में कितनी सेविंग्स हुई है। तो हम क्या करेंगे, कंट्री की सेविंग्स को कैलकुलेट करके, कंजम्पशन को कैलकुलेट करके, टोटल करके फिर जीडीपी के बराबर पहुंच जाएंगे। या फिर कंट्री में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और जितना कंजम्पशन हुआ है उसको प्लस कर देंगे, तब भी जीडीपी के बराबर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है C+S 4+1 लाख 5 लाख। C+I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करना, S का मतलब सेविंग करना, मतलब बचा के रखना। तो C+S कहो या C+I कहो, ये होता है पार्शियल कंजम्पशन, लेकिन वैल्यू तब भी आपकी 5 लाख रुपए निकल के आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपको अलग अलग दोनों एंगल से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने सेविंग की है तो C+S बन जाएगा। अगर आपने पैसा कंजम्पशन करके थोड़ा बहुत पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट किया है कंट्री में तो C+I बन जाएगा। तो इसका मतलब इस वीडियो से, इस पिक्चर से हमने क्या क्लियर हुआ कि जब हम कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, कंडीशन के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो मैंने नीचे यहाँ पर देखिए अल्टीमेट कंक्लूजन भी लिखा है कि अगर कंट्री का नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना हो, नेशनल इनकम का मतलब टोटल आउटपुट से भी होता है, टोटल इनकम से भी होता है, टोटल कंजम्पशन से भी होता है। तो अगर किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को या फिर उस जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, उसे अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, टोटल आउटपुट मेथड, टोटल इनकम मेथड और टोटल कंजम्पशन मेथड। तो मैंने आपको ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी हेल्प की है समझाने की, जिसका आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ से मैंने आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में भी बता दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हेल्प से किस तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। तो सर्कुलर फ्लो इनकम जो होता है वो एक बेस होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को पोज करके ध्यान से स्टॉप करके आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी फर्म गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करती है तो वो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आता है।
और उसी उसी हम वैल्यू एडिड मेथड बोलते हैं, और उससे ही हमारा जीडीपी निकल के आता है मार्केट प्राइस पे। अब ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब जो थोड़े बहुत टर्म्स हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में आपके आएंगे। तो अभी फिलहाल आपने क्या समझना है कि जो हमारा रियल फ्लो होता है, रियल फ्लो से हमारा निकल के आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि फर्म जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रही है, और उससे ही हमारा जो मेथड निकल के आता है वो निकल के आता है टोटल आउटपुट मेथड कह लो या वैल्यू एडिड मेथड कह लो। और जब हम मनी फ्लो पे आते हैं तो मनी फ्लो से हमारे 2 मेथड निकल के आते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। पहला आपका इनकम मेथड, जब फर्म्स के पास गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से जनरेशन ऑफ इनकम होता है तो फर्म क्या करती है, उस पैसे को हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र कर देती है। जैसा मैंने अभी बताया था कि 50,000 हमने रेंट दे दिया, 1 लाख वेजेस दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो जब हम सारे के सारे हाउस होल्ड की इनकम को टोटल करते हैं तो वो टोटल इनकम बन जाता है, और टोटल इनकम टोटल आउटपुट के बराबर होती है। तो उससे भी हमारी कंट्री की जीडीपी निकलाती है। फिर उस पैसे को जब हाउस होल्ड क्या करती है, कंजम्पशन करती है, तो टोटल कंजम्पशन जो होता है वो टोटल आउटपुट टोटल इनकम के बराबर बैठता है इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं तो फिर वो कंजम्पशन प्लस सेविंग या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वही हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का रास्ता दिखाता है। चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। कि स्टॉक एंड फ्लो का क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले स्टॉक और फ्लो की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम एक डायग्राम के जरिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी भी एक वेरिएबल को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेज़र करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हमारे पास वो वेरिएबल मौजूद है, तो हम उसे बोलते हैं स्टॉक। जैसे गोडाउन में कितना माल रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम चेक करने जाते हैं तो वो स्टॉक कहलाता है। फ्लो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने में कितना माल हमारे पास आया, पिछले 3 महीनों में कितना माल हमारे बिज़नेस में आया, कितना इन्वेंट्री हमारे बिज़नेस में आई। ठीक है, तो वो जब एक पर्टिकुलर पीरियड में हम ये देखते हैं कि कितना हमारे बिजनेस में उसका इनफ्लो हुआ। फ्लो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनफ्लो से, आउटफ्लो से भी है, कितना हमारे पास, जैसे इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिजनेस में कितनी इन्वेंट्री इनफ्लो हुई एक पर्टिकुलर पीरियड में, और उस पर्टिकुलर पीरियड में कितनी इन्वेंट्री हमारी आउटफ्लो हुई। अब मान लीजिए गोडाउन में 5 लाख रुपए का माल रखा हुआ है, तो पिछले 1 महीने में हमारा 1 लाख रुपए का माल आया 5 लाख के अलावा, और मान लीजिए 50,000 का माल चला गया, तो 5 लाख में से 1 लाख का माल आया, 6 लाख का हो गया, 50,000 का चला गया। अब हमारे गोडाउन में एट द एंड ऑफ द मंथ 5.5 लाख का माल रखा हुआ है। तो जब हमारे गोडाउन में 5 लाख का माल था वो था स्टॉक, 1 लाख का आया, 50,000 का चला गया, वो क्या हो गया, फ्लो। तो जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब मेजर किया जाता है वेरिएबल, तो किसी भी एक वेरिएबल को जब पर्टिकुलर टाइम पर हम मेज़र करते हैं तो वो स्टॉक कहलाता है, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर जब हम उसे मेज़र करते हैं तो वो फ्लो कहलाता है। मैं एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस इमेज को देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन साइज़ बीच में लिखा हुआ है। अब जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर मेज़र करते हैं, जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर 2019 को आपने कंट्री की पॉपुलेशन को टैली किया, तो मान लीजिए 120 करोड़ पॉपुलेशन निकल के आई 31 दिसंबर 2019 को। तो पिछले 1 साल में, पिछले 2019 वाले सेशन में कितनी हमारे कंट्री में बर्थ हुई और कितनी हमारी डेथ हुई, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस साल में इतनी बर्थ हुई और इतनी डेथ हुई, तो वो क्या कहलाता है, फ्लो। तो बर्थ का होना और डेथ का होना ये फ्लो बताता है, क्योंकि बर्थ से पॉपुलेशन बढ़ती है और डेथ से गिरती है। तो जिससे हमारे स्टॉक पे गिरने का, जिससे हमारे स्टॉक पे फ़र्क पड़े, जिस वेरिएबल से हमारे स्टॉक पे फ़र्क पड़े, उसको हम बोलते हैं फ्लो। तो जब कंट्री में बर्थ होगी एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्टॉक है वो चेंज होगा, और जब डेथ होगी तो भी चेंज होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम उस वेरिएबल को पर्टिकुलर टाइम पर मेज़र करते हैं तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम पॉपुलेशन को मेज़र करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। एक पर्टिकुलर टाइम पर 31 दिसंबर को, अगर हम ये कहते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इतनी हमारी बर्थ हुई, और 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर तक इतनी हमारी डेथ हुई एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो हमारा फ्लो कहलाएगा। अब एक इमेज हम और देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब इस इमेज को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल या वो फिजिकल फॉर्म ऑफ असेट्स जिसका इस्तेमाल हम कंट्री के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन फिजिकल फॉर्म्स गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन फिजिकल थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टॉक ऑफ कैपिटल में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ।
गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ होने वाली इन्वेंट्री, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज़ होने वाला कैश, गुड्स और सर्विसेज में प्रोड्यूस करने में यूज़ होने वाला इक्विपमेंट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और गुड्स और सर्विसेज में यूज़ होने वाली इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, आपका कैश हो गया, ठीक है, आपकी लैंड हो गई, आपकी मशीनरी हो गई। ये जो हमारी टोटल मिला के जितनी भी हमारी स्टॉक होती है इनको स्टॉक ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पर हम ये चेक करते हैं कि हमारे कंट्री में टोटल कितना कैश, कितनी इन्वेंट्री और कितना लैंड, कितनी मशीनरी है, तो वो स्टॉक ऑफ कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अगर हम मान लो एक छोटी सी कंपनी की भी बात करें, अगर मान लीजिए एक कंपनी में हमारे पास 5 लाख रुपए की मशीनरी रखी हुई है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पर। अब मान लीजिए आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है, और एक पुरानी मशीन रखी हुई है 50,000 की, वो निकाल दी। या मान लीजिए कि आपने 5 लाख की मशीनरी रखी हुई है और पिछले 1 महीने में आपने 2 लाख की मशीनरी और ख़रीदी, तो जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। जैसे देखिए ऊपर फ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट ऊपर से निकल के आ रहा है स्टॉक ऑफ कैपिटल में। तो मान लीजिए 2 लाख रुपए की आपने एक मशीनरी खरीदी पिछले 2 महीनों में या 1 महीने में, और 5 लाख की ऑलरेडी आपके पास थी जो कि स्टॉक थी। तो टोटल कितनी होगी? 7 लाख की। मान लीजिए 7 लाख की मशीनरी के ऊपर पूरे साल में 70,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, पूरे साल का, एक पर्टिकुलर पीरियड का। तो लास्ट में आपका जो स्टॉक होगा वो कितने का रह जाएगा? 6,30,000 रुपये का। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके बिजनेस में कितना स्टॉक अवेलेबल है और उसमें कितना आपका इन्फ्लो हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं कैश की बात करूं, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके बिजनेस में कितना कैश है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके पास कितना कैश आया। मान लीजिए आपके पास, अगर मैं कहता हूँ कि एक अप्रैल को आपके पास, 1 अप्रैल 2019 को आपके पास टोटल बिजनेस में 5 लाख रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए 31 दिसंबर को वो कैश आपका 10 लाख रुपए हो गया। तो उसमें वो 31 दिसंबर को 10 लाख रुपए जो कैश आपके बिजनेस में अवेलेबल है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर तक, वो कैश आपका 10 लाख रुपए हो गया। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक उसके बीच में कितना आपका कैश कैसे बढ़ा और कैसे गिरा, जब हम उसको मेजरमेंट करेंगे, भाई 5 लाख से आपका कैश 10 लाख पहुंच गया, तो उसमें जो भी आपका प्लस या माइनस हुआ कैश, जब हम उसको मेजरमेंट करेंगे उस फ्लो को, आने या जाने को, तो वो हमारा फ्लो कहलाएगा। लेकिन जो 5 लाख कैश था वो स्टॉक था, और जो 10 लाख रुपए कैश अब है वो आपका स्टॉक है। अब दोबारा से हम डिफरेंस पे आ जाते हैं। इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। इसका ये कोई टाइम पीरियड के लिए स्टॉक जो होता है वो, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाता। और इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन एज इट मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम डायमेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि टाइम डायमेंशन ही ऐसा होता है जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल पाता है कि कितना हमारा फ्लो हुआ और कितना हमारा इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक वैल्यू को बताता है। और इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये फ्लो आपका जो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट का है। ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, इनफ्लो भी होता रहता है और आउटफ्लो भी होता रहता है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एक पर्टिकुलर टाइम पर कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, कंट्री में कितना मनी सप्लाई है, कितनी कंपनी की वेल्थ है, टोटल कितनी कंट्री की टोटल वेल्थ है, और कितना हमारे पर्टिकुलर गोडाउन में कितना अनाज रखा हुआ है। ये हो गया आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं नेशनल इनकम, कि हमारी कंट्री की इस साल में कितनी नेशनल इनकम हुई है, जिससे हमारी कंट्री की जो नेशनल वेल्थ है वो बढ़ी है। क्वांटिटी ऑफ वीट कितना प्रोड्यूस हुआ है इस साल, जिससे हमारे गोडाउन में अनाज बढ़ा है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शन इन मनी, कि हमने कितना पैसा खर्च किया है इस साल, कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा हमने खर्च किया है, तो वो कहलाता है फ्लो। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कई बार स्टॉक और फ्लो में कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, मैं आपको उसकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, कई बार एक शब्द आता है सेविंग और एक होता है सेविंग्स। देखिए इसमें एस का फ़र्क है, एक होता है सेविंग्स और एक होता है सेविंग। अगर बात हम करते हैं सेविंग्स की, तो वो होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेविंग्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपके बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, वो कहलाता है आपकी सेविंग्स। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तो वो सेविंग नहीं कहलाएगा, वो सेविंग्स कहलाएगा। कितना पैसा आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर जोड़ के रखा हुआ है। रीज़न क्या है? एज इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो इट विल बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इन अदर वर्ड, इट इज़ मेजर्ड ओनली अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वी से दैट सेव्ड अमाउंट इन माई अकाउंट। और जो सेविंग होती है, सेविंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितना पैसा कमाकर, कितना खर्च करके, कितना पैसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने सेव किया, इसको हम बोलते हैं सेविंग। सेविंग्स नहीं, सेविंग। सेविंग्स तो जो हमारे अकाउंट में पैसा होता है वो सेविंग्स होता है, और एक होता है सेविंग। एज इट इज़ मेजर्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी से माई सेविंग फॉर दिस मंथ पीरियड इज़ 1 लाख रुपीज़।
तो सेविंग जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब चलता रहता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और जो सेविंग्स होता है वो एक रुकी हुई सेविंग होती है जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो स्टॉक और फ्लो के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री की, नंबर 1, तो आपका आंसर क्या होगा? इन्वेंट्री जो आपके गोडाउन में रखी हुई है, दैट इज स्टॉक। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप उसे मेजर कर रहे हैं। आपने इस महीने में या 2 महीने में 3 महीने में कितना माल खरीदा, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लो। एम्प्लॉयज़, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? स्टॉक। आपने कितने नए एम्प्लॉय हायर किए इस महीने में, तो वो क्या हो गया आपका? फ्लो। आपके कंट्री के पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पॉपुलेशन कितनी है, तो वो क्या हो गया आपका? स्टॉक। और आपकी जो नेट इनकम है, जो आपने इस महीने में टोटल आपने पैसा कमाया जिसको हम सेविंग बोलते हैं, वो क्या हो गया आपका? फ्लो। आपके पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपकी कंपनी में कितनी असेट्स हैं, वो क्या हो गया? स्टॉक। आपके बिजनेस में कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितना कैश अवेलेबल है, वो क्या हो गया? स्टॉक। आपके बिजनेस में कितना इस महीने में कैश आया या कैश गया, तो वो क्या हो गया? फ्लो। मोराल क्या होता है? इट इंक्रीजिंग अफेक्टेड बाय मोराल इंक्रीजिंग इवेंट्स एंड मोराल डिक्रीजिंग इवेंट्स। ठीक है। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक थोड़े से समय के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2-3 महीने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया, फिर वो आए और वो चले गए, तो ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वो क्या होता है हमारा? फ्लो। ऑर्डर्स, हमारे कंपनी में ऑर्डर्स आ रहे हैं माल को शिपिंग करने के लिए, हम ऑर्डर लेते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा फ्लो होगा। ऑर्डर जो होता है वो आपका क्या होता है? फ्लो होता है। डेप्ट रीपेमेंट, आपने कर्जा लिया हुआ है और आप उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, अब आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो जो डेप्ट की रीपेमेंट होती है, EMI होती है, तो वो क्या कहलाता है? फ्लो। तो ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको स्टॉक और फ्लो के बारे में बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास नंबर 3 में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से रियल फ्लो और मनी फ्लो जो होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मदद करता है, कितने उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। और फिर हमने स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ा कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कंट्री में जितना हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो आपकी कैपिटल हो, ठीक है, चाहे वो आपका इनकम हो, तो वो आपकी स्टॉक कहलाती है। और जिससे आपके स्टॉक में फ्लक्चुएशन होता रहता है, आपका स्टॉक बढ़ता और गिरता रहता है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वेरिएबल से, वो हमारा फ्लो कहलाता है। तो ये आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो और स्टॉक एंड फ्लो के बारे में जो डिफरेंस था वो हमने आज पढ़ा इस क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.